एयरपोर्ट्स यानी कि हवाई अड्डा वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशंस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हवाई अड्डा बहुत ही ज़रूरी है। और नॉर्थ ईस्ट के लिए ये और भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में आता है बहुत सारे हिल्स, बहुत सारे रिवर्स और बहुत सारे फॉरेस्ट। तो इसके लिए नॉर्थ ईस्ट में हवाई अड्डा बनाना भी बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है और साथ ही साथ ज़रूरी भी होता है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट घिरा हुआ है चाइना के साथ और बहुत सारे ऐसे देशों के साथ जहाँ पे मिलिटेंसी की बहुत सारी समस्या होती है। और नॉर्थ ईस्ट के बारे में कहा जाए तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर में भी बहुत सारी मिलिटेंसी की समस्या थी पहले और अभी भी कुछ जगहों पे मिलिटेंसी की समस्या है, लेकिन अभी उसको कंट्रोल में लाया गया है। लेकिन हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नॉर्थ ईस्ट में कितने अभी तक एयरपोर्ट्स बने हैं, कितने सारे हवाई अड्डा है और कितने इम्पोर्टेंट हवाई अड्डा बनने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग पूरी तरह से डीएनए का रिसर्च करेंगे एयरपोर्ट्स के बारे में नॉर्थ ईस्ट के अंदर। हम लोग नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों के अंदर कि जितने भी एयरपोर्ट्स है, जितने भी एयर स्ट्रिप्स है और जितने भी इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट्स या फिर एयर स्ट्रिप्स बनने वाले हैं वो सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजत पॉल और मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के इस यूट्यूब चैनल में। हम लोग जिस राज्य के ऊपर पहले फोकस करने जा रहे हैं वो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा राज्य और उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को लैंड ऑफ द राइजिंग सन भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से ही सूर्य का उदय होता है और ये भारतवर्ष का ईस्टर्न मोस्ट स्टेट माना जाता है। अरुणाचल प्रदेश का जो लैंडस्केप है वो पूरी तरह से पहाड़ों के साथ घिरा हुआ है और ये राज्य पहाड़ों के ऊपर ही स्थित है। इस राज्य को लेके बहुत सारे विवाद भी आ रहे हैं क्योंकि चाइना इसको अपना भाग मानता है और हिस्टोरिकल डाटा के हिसाब से ये भारत का एक अभिन्न अंग है। इसलिए अरुणाचल प्रदेश को सुरक्षित रखना और ईस्टर्न कॉरिडोर को सुरक्षित रखना बहुत ही ज़रूरी है और इसके लिए एयरपोर्ट्स बनना भी बहुत ज़रूरी है। अगर एयरपोर्ट्स बनेंगे तभी हमारे इंडियन एयरफोर्स उस जगह को सुरक्षित कर पाएंगे और वहाँ पे इंडियन आर्मी से लेके हर तरह के ट्रूप्स का मूवमेंट हो सकेगा। तो अगर हम लोग अरुणाचल प्रदेश का ज्योग्राफी देखें तो हम लोग को पता चलता है कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर में बहुत सारे एयरपोर्ट्स या फिर एयर स्ट्रिप्स है जैसे कि तवांग, ईटानगर, जीरो, दापोरिजो, आलोंग, वालोंग, पासीघाट, तेजू और विजयनगर। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एयरपोर्ट्स और एयर स्ट्रिप्स है जो फिलहाल अभी ऑपरेट कर नहीं रहे हैं, जो ब्रिटिश इंडिया के टाइम में ऑपरेट कर रहे होंगे लेकिन अभी फ़िलहाल ऑपरेट कर नहीं रहे। और हम लोग यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट्स है उसी को ही डिस्कस करेंगे। पहला एयरपोर्ट जो अरुणाचल प्रदेश का हम लोग डिस्कस करेंगे उसका नाम है पासीघाट। पासीघाट ऐसा एयरपोर्ट है जहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में पहला कॉमर्शियल फ्लाइट उतारा गया था या फिर लैंड किया गया था और वो 2018 में लैंड किया गया था। तो ये बना था अरुणाचल प्रदेश का पहला एयरपोर्ट जहाँ पे कॉमर्शियल फ्लाइट लैंड किया था 2018 में। यानी कि 2018 से पहले अरुणाचल प्रदेश में कभी भी कोई कॉमर्शियल फ़्लाइट लैंड ही नहीं किया था। 2018 से पहले जो भी फ़्लाइट्स रन कर रहे थे वो इंडियन एयरफोर्स के थे और वो इंडियन एयरफोर्स के ट्रूप्स को या फिर इंडियन मिलिट्री के ट्रूप्स को ले जाने या फिर ले आने के लिए ही ऑपरेट कर रहे थे। आप लोग यहाँ पे ये दृश्य से मालूम कर सकते होंगे ये पासीघाट एयरपोर्ट कितना सुंदर है और यहाँ पे जो नदी बह रहा है साइड में वो है सियांग रिवर जिसको असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट है वो है तेजू एयरपोर्ट। ये ऐसा एयरपोर्ट है जहाँ पे सेकेंड कमर्शियल फ्लाइट रन किया गया था अरुणाचल प्रदेश के अंदर में। यानी कि पासीघाट के बाद जिस एयरपोर्ट पे दूसरा कमर्शियल फ्लाइट लैंड किया उसका नाम है तेजू एयरपोर्ट। और फिलहाल कुछ दिन पहले ही तेजू एयरपोर्ट को अच्छे से बनाया गया और उसको रीनोवेट किया गया। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तेजू एयरपोर्ट का नया बिल्डिंग जिसको रिनोवेट किया गया था और फिर से अभी लॉन्च किया गया और फिर से अभी शुरू किया गया है। ये वो मेस्मराइजिंग व्यू है तेजू एयरपोर्ट का। फिर आता है अरुणाचल प्रदेश का एयरपोर्ट जो कि अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल के लिए बनाया गया है जिसका नाम है ईटानगर और ये बना अरुणाचल प्रदेश का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट किसे कहा जाता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम लोग ये जानेंगे ईटानगर के बारे में और ईटानगर की एयरपोर्ट के बारे में जिसका नाम है डोनी पोलो एयरपोर्ट। डोनी पोलो एयरपोर्ट का पहला नाम रखा गया था होलोंगी एयरपोर्ट, लेकिन कैबिनेट ने जब ये एयरपोर्ट इनॉग्रेट होने वाला था उसका नाम चेंज करके डोनी पोलो एयरपोर्ट रख दिया गया। डोनी पोलो एयरपोर्ट को डोनी पोलो बोलने के पीछे का रीज़न यही है कि अरुणाचल प्रदेश के
बहुत सारे आदिवासी लोग ये मानते हैं कि सूर्य और चंद्र एक देवता है और उनकी वो पूजा करते हैं। और वो आदिवासी लोग सूर्य को डोनी के नाम से जानते हैं और मून को यानी कि चंद्रमा को पोलो के नाम से जानते हैं। और ये अरुणाचल प्रदेश का बहुत ही बड़ा एक कल्चरल हेरिटेज आप कह सकते हैं। उसके बाद आता है बहुत सारे दूसरे एयरपोर्ट और दूसरे एयर स्ट्रिप। मतलब ये एयरपोर्ट नहीं है, ये एयर स्ट्रिप है। छोटे छोटे पहाड़ों के ऊपर एयर स्ट्रिप बनाया गया है ताकि इंडियन एयरफोर्स के जहाज यहाँ पे उतारे जा सके और इंडियन बॉर्डर को अच्छी तरह से निगरानी में रखा जा सके। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये है ज़ीरो एयरपोर्ट। इससे आपको पता ही चलता होगा कि ज़ीरो एयरपोर्ट कैसा दिखता है। ये एक ऐसा एयरपोर्ट है जहाँ पे सिर्फ इंडियन मिलिट्री ऑपरेट करती है। अभी हम लोग बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट के सबसे छोटे राज्य त्रिपुरा के बारे में। त्रिपुरा में कितने एयरपोर्ट्स है वो हम लोग जानेंगे अभी। त्रिपुरा का मेन एयरपोर्ट जो है वो सबको पता ही है, कैपिटल में स्थित है, वो है अगरतला में। और अगरतला का जो एयरपोर्ट है उसका नाम है महाराजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर एयरपोर्ट। महाराजा वीर विक्रम माणिक्य डायनेस्टी जो है त्रिपुरा में, उसी के एक राजा थे और बहुत ही पॉपुलर राजा थे, तो उसी के नाम पे ये एयरपोर्ट का नाम रखा गया है। और उसके अलावा भी बहुत सारे और एयरपोर्ट है जैसे कि खोवाई एयरपोर्ट, कालीशहर एयरपोर्ट और कमलपुर एयरपोर्ट। लेकिन बाकी जो 3 एयरपोर्ट है वो ऑपरेट नहीं करती है, वो फिलहाल बंद है। और त्रिपुरा क्योंकि एक बहुत ही छोटा सा स्टेट है उसके लिए एक ही एयरपोर्ट काफ़ी है और इसके लिए अगरतला एयरपोर्ट ही प्राइमरी एयरपोर्ट है और ओनली एक एयरपोर्ट है जो ऑपरेट करती है त्रिपुरा स्टेट के लिए। लेकिन और एक बात आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, वो है कि त्रिपुरा एक ऐसा स्टेट है जो कि लैंडलॉक स्टेट है। इसके चारों तरफ दूसरे स्टेट या फिर दूसरे कंट्री से ये घिरा हुआ है। जैसे कि ये पूरी तरह से घिरा हुआ है बांग्लादेश के साथ और एक साइड में ये इंडिया से कनेक्टेड है। तो क्योंकि ये एक लैंडलॉक स्टेट है और चारों तरफ से दूसरे स्टेट या फिर कंट्री के साथ घिरा हुआ है, तो ये कनेक्टिविटी इसके साथ बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। और इसके लिए ही इस एयरपोर्ट का जो स्टेटस है वो है एक इंटरनेशनल स्टेटस। मतलब ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है गोपीनाथ बोरदोले इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो गुवाहाटी में स्थित है, और दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया मणिपुर में स्थित इम्फाल का एयरपोर्ट। और ये नॉर्थ ईस्ट का तीसरे नंबर पे आने वाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अभी हम लोग बात करेंगे मिजोरम के बारे में। मिजोरम भी एक लैंडलॉक स्टेट है, चारों तरफ से ये घिरा हुआ है म्यांमार के साथ और एक तरफ से ये कनेक्टेड है इंडिया के साथ। और अगर हम लोग इसके ज्योग्राफी के बारे में बात करें तो ये एक ऐसा राज्य है जो पूरी तरह से पहाड़ों के ऊपर स्थित है, प्लेन एरिया आपको मिलेंगे नहीं। और इस राज्य का जो कैपिटल है वो हो गया आइजॉल। इस राज्य के अंदर में एक ही एयरपोर्ट है और वो हो गया आइजॉल में स्थित है, मतलब इसकी कैपिटल में स्थित है। आइजॉल का जो एयरपोर्ट है बहुत ही यूनिक एयरपोर्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे है टेबल टॉप रनवे। टेबल टॉप रनवे का मतलब ये है, आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो, मतलब एक पहाड़ के ऊपर में रनवे है। स्टार्टिंग पॉइंट या फिर एंडिंग पॉइंट दोनों ही एक क्लिफ के ऊपर में मौजूद है। मतलब अगर रनवे के ऊपर में जब प्लेन टेक ऑफ कर रही होगी, अगर वो टेक ऑफ कर नहीं पाई तो वो खाई में गिर जाएगी। इसको कहा जाता है टेबल टॉप रनवे। मतलब रनवे जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ पे पहाड़ भी ख़त्म हो जाती है। और इंडिया में बहुत ही कम ऐसे टेबल टॉप रनवे है। और जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, इंडिया में अभी तक फिलहाल सिर्फ 5 ही ऐसे रनवे है जो टेबल टॉप रनवे कहलाता है। और उसके अंदर में एक आइजॉल का रनवे भी आता है। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, बहुत ही मेस्मराइजिंग व्यू है टेबल टॉप रनवे का, जो कि मिजोरम के आइजॉल में स्थित है। और ऐसे जो दूसरे टेबल टॉप रनवे है भारत में, उसका नाम है केरला के कोझिकोड का एयरपोर्ट, मैंगलोर का एयरपोर्ट कर्नाटका में, हिमाचल प्रदेश में शिमला का एयरपोर्ट और सिक्किम में पाक्योंग एयरपोर्ट। उसके बाद आ जाता है मिजोरम में स्थित लेंगपुई एयरपोर्ट, जिसका नाम आइजॉल एयरपोर्ट भी है। फिर हम लोग बात करेंगे अभी मणिपुर के बारे में। मणिपुर एक ऐसा राज्य है जहाँ पे हम लोग अभी फ़िलहाल कुछ सालों में या फिर कुछ महीनों के अंदर हम लोग ये जो कुकी और मैती ट्राइब के अंदर जो क्लैशेस है हम लोग ने देखा है। और मणिपुर फ़िलहाल अभी तो ठीक है, लेकिन कुछ दिन पहले ये बहुत ही ख़राब सिचुएशन था, बहुत ही अनरेस्ट वाला सिचुएशन हो गया था मणिपुर के अंदर में। और अगर हम लोग मणिपुर की ज्योग्राफी के बारे में बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे मणिपुर पूरी तरह से पहाड़ों से घिरा हुआ है। लेकिन मणिपुर का जो कैपिटल है इम्फाल, वो एक प्लेन एरिया में स्थित है। आप लोग अगर मणिपुर की ज्योग्राफी को अच्छे से देखेंगे आपको पता चलेगा मणिपुर के चारों तरफ पहाड़ है और मणिपुर पूरी तरह से पहाड़ों से ही भरा हुआ है। लेकिन बीच में इसका एक वैली है और उस वैली को कहा जाता है इम्फाल वैली। और इम्फाल जो कि मणिपुर का कैपिटल भी है, वो एक प्लेन एरिया में स्थित है। और मणिपुर में भी फिलहाल एक ही एयरपोर्ट है और वो कैपिटल में स्थित है, जिसका नाम है इम्फाल एयरपोर्ट या फिर इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और नॉर्थ ईस्ट के अंदर में जो 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसमें जो दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो हो गया इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो मणिपुर का एयरपोर्ट है। बहुत ही सुंदर एयरपोर्ट है, आप लोग देख पा रहे होंगे।
और इस एयरपोर्ट को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वो है वीर तिकेंद्रजीत इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वीर तिकेंद्रजीत एक फ्रीडम फाइटर थे मणिपुर के अंदर में, और उन्हीं के नाम के ऊपर ये एयरपोर्ट रखा गया है। और इस एयरपोर्ट का पहला जो नाम था वो था तुलिहाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उसके बाद इसका नाम रख दिया गया वीर तिकेंद्रजीत इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, बहुत ही मेस्मराइजिंग व्यू है इस एयरपोर्ट का, क्योंकि ये एयरपोर्ट बीच में, पहाड़ों के ठीक बीच में स्थित है, जिसको कहा जाता है इम्फाल वैली। और ये जो एयरपोर्ट है ये सेकंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर में, और थर्ड बिगेस्ट एयरपोर्ट है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर में जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है वो हो गया गोपीनाथ बरदलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो आसाम में है, गुवाहाटी में। सेकंड जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है वो हो गया वीर तिकेंद्रजीत इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो इम्फाल का एयरपोर्ट है, यानी कि मणिपुर का एयरपोर्ट है। और तीसरा सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट, जो अगरतला का एयरपोर्ट है। और अगर हम लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो सेकेंड सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट, जो अगरतला का एयरपोर्ट है। और तीसरा सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट हो गया इम्फाल का एयरपोर्ट, वीर तिकेंद्रजीत एयरपोर्ट। लेकिन आप लोग ये सोच रहे होंगे, मणिपुर से इंटरनेशनल फ्लाइट जाता है भी है? क्योंकि मणिपुर एयरपोर्ट को अगर एक इंटरनेशनल स्टेटस दिया गया है, उसका मतलब वहाँ से फ्लाइट भी ऑपरेट करती होंगी। लेकिन नहीं, ये इंटरनेशनल का जो स्टेटस है मणिपुर को दिया गया है, लेकिन वहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट अभी तक ऑपरेट अच्छी तरह से कर नहीं रही। और अगर कर भी रही होंगी, वो सिर्फ ऑफिशियल पर्पस के लिए ही था, नॉर्मल कम्यूटर्स के लिए वो वहाँ से फ्लाइट ऑपरेट कर नहीं रही थी। लेकिन कुछ दिन पहले आप लोग यहाँ पे आर्टिकल देख पा रहे होंगे, इंडियन गवर्नमेंट ने बैंकॉक और म्यांमार के जो मैंडाली शहर है वहाँ पे जाने के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट का जो ऑपरेशन है वो स्टार्ट करेंगी मणिपुर के एयरपोर्ट इम्फाल से। फिर हम लोग बात करेंगे अभी नागालैंड के बारे में। नागालैंड में भी सिर्फ एक ही एयरपोर्ट है, वो है डिमापुर का एयरपोर्ट। लेकिन बहुत लोग को ये पता नहीं होगा, नागालैंड का जो कैपिटल है वो है कोहिमा, और डिमापुर हो गया नागालैंड का सबसे बिजिएस्ट शहर और सबसे बड़ा शहर, तो इसलिए एयरपोर्ट भी डिमापुर में ही स्थित है। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और डिमापुर एक ऐसा शहर है जो प्लेन एरिया में आता है, तो इसके लिए एयरपोर्ट बनाना भी आसान था, और वहाँ पे ही बहुत पहले से एयरपोर्ट बना हुआ था। सो डिमापुर का जो एयरपोर्ट है ये बहुत ही पुराना एयरपोर्ट है। ये ब्रिटिश इंडिया के टाइम में बना हुआ एयरपोर्ट है, जब ब्रिटिशर्स लोग फाइट करने जा रहे थे वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी के अगेंस्ट में, तो तब ये एयरपोर्ट बना हुआ था। तब जर्मनी और जापान एक साइड में थे, तो जापान के फोर्सेस ताकि इधर ना आ पाए, उसके लिए डिमापुर का एयरपोर्ट ब्रिटिश इंडिया ने बनाया था, और उसको ही बाद में अच्छी तरह से बना दिया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। फिर हम लोग बात करेंगे मेघालय के बारे में। मेघालय जो कि बहुत ही सुंदर स्टेट है, आप लोग को पता ही होगा। मेघालय टूरिज्म के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। मेघालय की हिल्स, मेघालय के केव्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। मेघालय का वाटरफॉल भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और मेघालय के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो मेघालय का एक ही एयरपोर्ट है, वो है शिलोंग एयरपोर्ट। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये है शिलोंग एयरपोर्ट, और इसको ऑपरेट करता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और शिलोंग एयरपोर्ट में ज़्यादातर फ्लाइट्स उतना कनेक्टेड है नहीं, लेकिन फिलहाल पिछले कुछ सालों से यहाँ से फ्लाइट्स ऑपरेट कर रही है अच्छी तरह से। फिर हम लोग बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट स्टेट के बारे में और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट के बारे में, और ऐसे स्टेट जिसको कहा जाता है गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उस स्टेट के बारे में जिसका नाम है असम। और असम के अंदर बहुत सारे एयरपोर्ट है, क्योंकि आसाम एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि आसाम सबसे एडवांस स्टेट है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर, चाहे वो एडुकेशन हो गया, बिजनेस हो गया, और सब चीज़ के लिए भी आसाम सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए आसाम के अंदर भी बहुत सारे एयरपोर्ट बनाया गया है। आप लोग यहाँ पे मैप में देख पा रहे होंगे, आसाम एक ऐसा जगह है जहाँ पे चारों तरफ से ये स्टेट पहाड़ों से घिरा हुआ है, लेकिन आसाम एक वैली है, मतलब चारों ओर पहाड़ों के अंदर जो स्टेट्स है नॉर्थ ईस्ट के, जो दूसरे राज्य है, उसके बीच में आता है आसाम। और आसाम के ठीक बीचों बीच से बह रहा है ब्रह्मपुत्र नदी, और ये जो वैली है, ये वैली ब्रह्मपुत्र नदी ने ही बनाया है, जिसको कहा भी जाता है ब्रह्मपुत्र वैली बोल के। और आसाम के जो निचला हिस्सा है उसको कहा जाता है बराक वैली, जो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, वो है सिलचर का रीजन, वो बराक नदी ने उसको बनाया है, तो इसके लिए उसको कहा जाता है बराक वैली। और आसाम के बीचों बीच कुछ पहाड़, जिसको कहा जाता है डिमा हासाओ हिल्स या फिर कार्बी आंगलोंग हिल्स भी कहा जाता है। और आसाम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आसाम में नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जितने बड़े बड़े शहर है वो आसाम में ही है, और आसाम गेटवे प्रोवाइड करता है दूसरे स्टेटों में जाने के लिए। आसाम का ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन अच्छा है, रोडवेज अच्छा है, रेलवेज अच्छा है, और आसाम ब्रिटिश इंडिया के टाइम से ही कैपिटल हुआ करता था इस रीजन में। आसाम से ही होके सब कुछ जाना पड़ेगा, इसके लिए आसाम के अंदर बहुत सारे एयरपोर्ट ब्रिटिश इंडिया ने बनाया था। जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था तब बहुत सारे एयरपोर्ट्स की ज़रूरत पड़ी थी ब्रिटिश इंडिया को, और तभी ब्रिटिश इंडिया ने वर्ल्ड वॉर 2 के कारण जर्मनी की फोर्सेस ताकि एडवांस ना कर पाए, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे एयर स्ट्रिप्स बनाए थे आसाम के अंदर में, क्योंकि आसाम एक प्लेन एरिया है, बहुत ही सुविधा है वहाँ पे एयरपोर्ट्स बनाने के लिए। और बाद में उसी छोटे छोटे एयर स्ट्रिप को अच्छी तरह से रिनोवेट करके इंडियन गवर्नमेंट ने अच्छे अच्छे एयरपोर्ट्स बना दिए थे।
सो असम के अंदर बहुत सारे एयरपोर्ट है, हम लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। चाबुआ का एयरफोर्स स्टेशन है, वहाँ पे भी एक छोटा सा एयरपोर्ट है, लेकिन वो सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के लिए है। फिर डिब्रूगढ़ का एयरपोर्ट है, वो एक कमर्शियल एयरपोर्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है। फिर आता है जोरहाट का एयरपोर्ट, जोरहाट का एयरपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक कमर्शियल एयरपोर्ट भी है और एक इंडियन एयरफोर्स का एयरपोर्ट भी है। फिर नॉर्थ लखीमपुर का लीलाबाड़ी एयरपोर्ट है। फिर गुवाहाटी का गोपीनाथ बरदलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट आसाम के अंदर। फिर आता है धुबरी का एयरपोर्ट जिसका नाम है रूपसी एयरपोर्ट। फिर सिलचर का एयरपोर्ट, फिर तेजपुर का एयरपोर्ट, फिर सुकेटिंग एयरफोर्स स्टेशन, एक एयरफोर्स स्टेशन है छोटा सा। सो बाकी तो बहुत सारे एयरपोर्ट है असम में, छोटे बड़े एयर स्ट्रिप भी है बहुत सारे, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन सा है? सो इंपॉर्टेंट ये है कि धुबरी का एयरपोर्ट जो रूपसी एयरपोर्ट है, ये बहुत ही नया एयरपोर्ट है असम में बना हुआ। ये कुछ साल पहले ही ओपनिंग किया गया था इसको। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है और बहुत ही नया एयरपोर्ट है। डिब्रूगढ़ का एयरपोर्ट है, फिर गुवाहाटी का तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ही, फिर है जोरहाट का एयरपोर्ट, फिर नॉर्थ लखीमपुर का एयरपोर्ट, फिर सिलचर का एयरपोर्ट और एक तेजपुर का एयरपोर्ट। और अगर हम लोग गुवाहाटी के एयरपोर्ट के बारे में बात करें, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और सबसे बड़ा एयरपोर्ट है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर, आसाम के अंदर तो है ही, और ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला एयरपोर्ट है जिसको ISO सर्टिफाइड किया गया था 2023 में ही। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पहला एयरपोर्ट बना जहाँ पे DG यात्रा का फैसिलिटी अनवील किया गया था। और इसी साल जो एयरपोर्ट का बिजिएस्ट लिस्ट निकला उसमें गुवाहाटी का एयरपोर्ट, इसका मतलब लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 10th बिजिएस्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया का स्टेटस भी दिया गया। फिर हम लोग देखेंगे रूपसी एयरपोर्ट के बारे में। ये हो गया रूपसी एयरपोर्ट, जो लोअर असम का जो रीजन है, मतलब कोकराझार और धुबरी डिस्ट्रिक्ट से लेके कुछ ही और छोटे मोटे डिस्ट्रिक्ट से लोअर असम में, वो 4-5 डिस्ट्रिक्ट के लिए ये एयरपोर्ट बनाया गया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है, बहुत ही नया एयरपोर्ट है। और ये एयरपोर्ट बना नॉर्थ ईस्ट इंडिया का 15th एयरपोर्ट और आसाम का, इसका मतलब ये एयरपोर्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया के एयरपोर्ट की लिस्ट में 15वां एयरपोर्ट बन गया। और जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा, ये पुराने कुछ एयर स्ट्रिप्स थे जिसको एयरपोर्ट के रूप में तब्दील किया गया। ब्रिटिश इंडिया ने जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था तब बहुत सारे एयर स्ट्रिप बनाए थे और उसी को ही एक एयरपोर्ट के रूप में तब्दील किया गया है बाय द इंडियन गवर्नमेंट। उसके बाद हम लोग जानेंगे जोरहाट का एयरपोर्ट। सिमिलरली जोरहाट का जो एयरपोर्ट है ये एक एयर स्ट्रिप हुआ करता था 1950 में, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में ये बनाया गया था बाय द ब्रिटिश इंडिया। उसके बाद 1950 में इसको एस्टैब्लिश किया गया बाय द इंडियन गवर्नमेंट। उसके बाद इसको इंडियन एयरफोर्स को सौंप दिया गया और यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स ऑपरेट कर रही थी। लेकिन एक दशक पहले से ये एयरपोर्ट को कॉमर्शियलाइजेशन कर दिया गया और बहुत सारे कॉमर्शियल फ्लाइट्स भी यहाँ पे आने लगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे नॉर्थ लखीमपुर एयरपोर्ट के बारे में, जिसको लीलाबाड़ी एयरपोर्ट भी कहा जाता है। ये एक ऐसा एयरपोर्ट है जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने ही बनाया है। उसके बाद आता है डिब्रूगढ़ का एयरपोर्ट। ये भी बहुत पुराना एयरपोर्ट है, 1950 के टाइम में ये बनाया गया था बाय द इंडियन गवर्नमेंट एंड बाय द स्टेट ऑफ असम। और फिलहाल तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट बन चुका है अपर असम रीजन के लिए। फिर आता है सिलचर रीजन के लिए एयरपोर्ट, सिलचर एयरपोर्ट। तो हम लोग जो बराक वैली का रीजन है, असम में जो निचला हिस्सा है बराक रीजन, उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है, क्योंकि सिलचर के लोगों के लिए कम्युनिकेशन करना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि बीच में आता है असम के अंदर हिल्स, जिसको कहा जाता है डिमा हसाओ हिल्स या फिर कार्बी एंगलोंग हिल्स। और इसी के लिए दूसरे स्टेटों में जाने के लिए या फिर अपने स्टेट में ही लोगों को जाने के लिए बहुत ही प्रॉब्लम हुआ करता था। और उसी के कारण ही सिलचर एयरपोर्ट को एक बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत ही एक अच्छा एयरपोर्ट के रूप में तब्दील किया गया। सिलचर एयरपोर्ट भी बहुत पुराना एयरपोर्ट है, ब्रिटिश इंडिया के टाइम में बनाया गया है बस फॉर द वर्ल्ड वॉर 2 पर्पस। उसके बाद है तेजपुर एयरपोर्ट। तेजपुर एयरपोर्ट भी सेम ब्रिटिश इंडिया ने बनाया था और वर्ल्ड वॉर 2 के कारण बनाया गया था और उसको अभी इंडियन एयरफोर्स से ऑपरेट करती है और कुछ थोड़े बहुत कमर्शियल फ्लाइट्स भी आना जाना करती है। फिर हम लोग अभी जानने की कोशिश करेंगे बहुत सारे एयरफील्ड्स के बारे में। आसाम के अंदर बहुत सारे एयरफील्ड्स है या फिर एयरफोर्स स्टेशन है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे बहुत ही छोटे छोटे एयरफील्ड्स बनाया गया है बाय ब्रिटिश इंडिया। तब बहुत ही ज़रूरत थी ब्रिटिश इंडिया को जंग जीतने के लिए वर्ल्ड वॉर 2 में। ब्रिटिश इंडिया ने तब छोटे छोटे एयरफील्ड्स बनाए थे ताकि प्लेन टेक ऑफ कर सके, फाइटर जेट्स टेक ऑफ कर सके। और उसी का नतीजा ये है कि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे एयर स्ट्रिप्स आप लोग को नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो टी गार्डन्स है उसके बीच में आपको मिलेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सुक्रेटिंग एयरफील्ड, ये एक बहुत ही छोटा सा एयरफील्ड है। और ये जो एयर स्ट्रिप्स है इसमें ब्रिटिश इंडिया के साथ साथ US एयरफोर्स का भी बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी शामिल है और US एयरफोर्स ने बहुत हेल्प किया था तब ये एयर स्ट्रिप बनाने के लिए।
ठीक उसी तरह से आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे लीडू एयरफील्ड भी है। ये जो आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे लीडू एयरफील्ड, ये अभी तो पूरी तरह से डिवास्टेटेड सिचुएशन में है। यहाँ पे अभी कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये एक टाइम में एक एयरफील्ड हुआ करता था जहाँ से फाइटर जहाज टेक ऑफ कर रहे थे। और ये एयरफील्ड सिमिलरली ब्रिटिश इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ने मिलकर बनाया था। क्यों बनाया था? वर्ल्ड वॉर 2 के रीजन से बनाया गया था। ठीक उसी तरह से आप लोग को मिलेगा दिनजान एयरफील्ड। दिनजान एयरफील्ड को अभी एक दिनजान एयरफोर्स स्टेशन के रूप में तब्दील किया गया है। यहाँ पे एक एयरफोर्स स्टेशन है फिलहाल, लेकिन ये तभी बनाया गया था जब वर्ल्ड वॉर 2 में जापान ने इन्वेड किया था म्यांमार को। फिर आता है चाबुआ एयरफोर्स स्टेशन। ये एक एयरफोर्स स्टेशन है, बहुत ही उम्दा एयरफोर्स स्टेशन है। और यहाँ पे जो आप लोग इतने सारे एयरफोर्स स्टेशन या फिर एयरफील्ड या फिर एयरपोर्ट देख रहे होंगे, ये कुछ एयरपोर्ट आप लोग को यहाँ पे अभी पता चला है कि वो ब्रिटिश इंडिया या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ने बनाया था। क्यों बनाया था? ताकि वर्ल्ड वॉर 2 में जापानीज फोर्सेस को रोका जा सके। कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आने से। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आने से पहले उन लोग को एरिया मिलता था जो पूरी तरह से हिल्स में स्थित है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे मैप में देख पा रहे होंगे, ये जो पूरा एरिया है वो पूरी तरह से हिल्स है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। और इसको कहा जाता है द हम्प। हम्प मतलब एक ऊंचाई जगह जहाँ पे थोड़ा सा ऊंचा है, उसको कहा जाता है हम्प। और ये जो पहाड़ है इसको उस टाइम में ब्रिटिश इंडिया ने इसको हम्प बुलाया था। ये एक ईस्टर्न हिमालयस का पार्ट है। इसका कुछ रीजन नागालैंड में, कुछ रीजन अरुणाचल प्रदेश में आता है। और ब्रिटिश इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स का ये मानना था कि इस हम्प के उस साइड में ही जापानीज फोर्सेस को रोका जा सके। यहाँ पे आप लोग मैप में भी देख पा रहे होंगे, ये जो एरिया है आप लोग यहाँ पे मैप में देख रहे हो, ये हम्प वाला एरिया है जहाँ पे पहाड़ है, बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। और अगर हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी जानने की कोशिश करेंगे ड्रोन्स के बारे में, तो हम लोग को ये पता चलता है कि आसाम में नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला ड्रोन स्कूल बना है। कुछ ही साल पहले ये बना था। इसका मतलब ये है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर जो पहला ड्रोन स्कूल है वो बना है आसाम के अंदर। आसाम में कहाँ पे? आसाम में गुवाहाटी के अंदर बना है। और आसाम का ही एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है स्टेट गवर्नमेंट का, आसाम इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इस कंपनी ने एरुडेट बोल के एक स्टार्टअप के साथ आईआईटी गुवाहाटी और आईआईएम कैलकाटा के इनोवेशन पार्क की हेल्प की बदौलत ये जो नया ड्रोन स्कूल है ये बनाया गया है। नेक्स्ट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो पहला ड्रोन डिलीवरी फैसिलिटी वो कहाँ पे बना है? वो बना है मेघालय में। मेघालय के अंदर ही बना है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला ड्रोन डिलीवरी फैसिलिटी। और उसको एक दूसरा भी नाम से हम लोग जानते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला ड्रोन स्टेशन जहाँ पे ड्रोन्स रखे जाएंगे वो बना है मेघालय में। और ये जो ड्रोन्स है ये टेक्निकली सिर्फ हेल्थ रीजन के लिए यूज़ किया जाएगा। जैसे किसी को मेडिसिन डिलीवरी करना हो या फिर मेडिसिन पहुँचाना हो किसी हॉस्पिटल में, तो उसके लिए ही ये ड्रोन्स यूज़ किए जाएंगे। सो हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जितने भी एयरपोर्ट्स है सबको कवर कर लिया है। और आप लोग को एक आइडिया भी मिल चुका होगा कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कितने एयरपोर्ट्स है, कैसे कैसे एयरपोर्ट्स है और किस तरह के एयरपोर्ट्स पहले थे और अभी है, और कौन सा बहुत ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, कौन सा नया एयरपोर्ट है, कौन सा पुराना एयरपोर्ट है। इस चैनल में हम लोग ऐसे बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के इश्यूज़ के ऊपर में बात करते रहेंगे फ्यूचर में। सो थैंक यू फॉर मेकिंग मी ए पार्ट ऑफ योर डे। हैप्पी लर्निंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।